चलिए भी बात करते हैं कि धारामापी का जो अमीटर में रूपांतरण है वो किस तरीके से किया जाता है। जो धारामापी है उसे हम किस में चेंज कर देते हैं, अमीटर में रूप चेंज कर देते हैं, अमीटर में उसको बदल दिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अमीटर क्या होता है, हमें समझना चाहिए कि अमीटर क्या है और धारामापी को अमीटर में किस तरीके से बदल देते हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि अमीटर क्या है। अमीटर वह युक्ति होती है जो धारा की माप सीधे एम्पियर में देती है, यानी कि धारा के मापन के लिए जो युक्ति आजमाई जाती है, जो इस्तेमाल में लेके आई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो एमीटर क्या है, धारा को मापने वाली एक युक्ति होती है जो धारा की माप को सीधे किस में देती है, एम्पियर में देती है। ठीक है। तो धारा की माप को सीधे एम्पियर में देने वाली जो युक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। और एमीटर को सीधे उस परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर को क्या किया जाता है, सीधे उस परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है जिस परिपथ में विद्युत धारा की माप हमें करनी होती है। यानी कि जिस परिपथ में हम क्या करते हैं, धारा की माप करनी होती है, उस परिपथ के श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, एमीटर को लगा देते हैं। तो वो धारा की माप को किसमें देता है, सीधे एम्पियर में देता है। एमीटर होता क्या है, वैसे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ समर के स्टार्टर पे क्या बने होते हैं, दो ऐसे करके कॉलम, और इसमें क्या है, मीटर बने होते हैं, और इसमें क्या लगी हुई होती है, सुइयां लगी होती है। इस तरीके से क्या लगी होती है, सुइयां लगी होती है। और यहाँ पर क्या बने होते हैं, इसमें कॉलम बने होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, दो होते हैं, एक में ए बना होता है, दूसरे में क्या बना होता है, बी बना होता है। एक में क्या बना होता है, ए, इसके बीच में क्या बना हुआ होगा, यहाँ पे सुई लगी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, ए लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा, ए, और इसके अंदर क्या लिखा होता है, कैपिटल बी लिखा हुआ होता है। तो जिसके अंदर ए लिखा हुआ है वो एमीटर है, और जिसके अंदर बी लिखा हुआ है वो क्या है, वोल्टमीटर है। तो जिसके अंदर ये एमीटर लिखा हुआ है, ऐसे करके आप देखेंगे, वहां पर जाके देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो वहां पर आप पाएंगे कि इसके अंदर ए है, इसके अंदर क्या है, बी है। तो ए वाला जो है ये क्या है, अमीटर है, और बी वाला क्या होता है, वोल्टमीटर होता है। दोनों ही क्या होते हैं, ये धारामापी होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, धारामापी होते हैं। एमीटर धारा को माप देता है किसमें, सीधे एम्पियर में, और वोल्टमीटर क्या होता है, धारा जो वोल्टेज है उसे किसमें बताता है, सीधा वोल्ट में बताएगा। ये क्या है, विभवांतर की माप को देता है वोल्टमीटर, और ये किसकी माप को देता है, धारा की माप को। ठीक है, तो वहां आपको क्या है, ये देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप वहां पर क्या है, इसे देख सकते हैं। तो अब बात यह है कि जो एमीटर है उसको किस तरीके से जो है हम चेंज करते हैं। ये एक तरीके का धारामापी ही होता है, और इसको क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। मान लीजिए कि इस तार में हमें विद्युत धारा पता करनी है, कितना एम्पियर जा रही है, तो आप क्या कीजिए, ऐसे करके यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इस परिपथ के श्रेणी क्रम में ही क्या है, एमीटर को लगा दिया जाता है। किसमें लगा दिया जाता है, एमीटर में लगा दिया जाता है। अब बात यह है कि एमीटर को किस तरीके से चेंज करते हैं। यहाँ पे टॉपिक है कि धारामापी से एमीटर किस तरीके से बनाएं। तो धारामापी को अगर अमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में अल्पमान का प्रतिरोध डाल दिया जाता है। अगर धारामापी को हमें किसमें चेंज करना है, अमीटर में चेंज करना है, तो हम धारामापी के समांतर क्रम में क्या डाल देंगे, एक अल्पमान का प्रतिरोध डाल देते हैं। एक ऐसा प्रतिरोध डाल देते हैं जिसका मान कैसा है, काफी ज्यादा कम है, और उसको हम क्या कहते हैं, संट कहते हैं, जिसे संट कहते हैं। और इस प्रकार धारामापी अमीटर में बदल जाता है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो धारामापी है वो किसमें चेंज हो जाता है, आपका एमीटर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये धारामापी है, धारामापी में जी से प्रदर्शित करते हैं, और एमीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो ये धारामापी है, धारामापी को अगर एमीटर में चेंज करना है तो आप क्या कीजिए, इस धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्पमान का प्रतिरोध डाल दीजिए। याद रखना है, दो चीजें पढ़ाऊंगा मैं, एमीटर और वोल्टमीटर, तो दोनों में बिल्कुल प्रोसेसिंग उल्टा है, तो आप कंफ्यूज होने के चांस ज्यादा है। तो आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि एमीटर जो होता है इसके समांतर क्रम में क्या है, एक छोटा सा प्रतिरोध लगाया जाता है, यानी कि अल्पमान का प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संट कहते हैं। किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। लेकिन एमीटर को अगर परिपथ में लगाते हैं तो उसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, यानी कि परिपथ जो होगा इस पूरे को, यानी कि इतना जो सिस्टम है पूरा, ये मिलके क्या कहलाता है, आपका एमीटर कहलाता है। तो इसको तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे इस तरीके से, लेकिन इसके अंदर जो प्रतिरोध लगा होता है उसे हम किसमें लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संट कहते हैं। अगर इस तरीके से लगा दें तो इस प्रकार धारामापी किसमें बदल जाता है, एमीटर में बदल जाता है। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है और एक फॉर्मूले को जनरेट किया जाता है, एक फॉर्मूला निकाला जाता है, जिसे मैंने यहाँ जनरेट नहीं किया, डायरेक्टली मैंने क्या है, उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा है इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक से क्या है, अक्सर न्यूमेरिकल आते हैं तो सिर्फ एक ही सूत्र है, ये आई जी बराबर एस बट्टे एस प्लस जी, और यहाँ पर क्या है, आई है। ठीक है, यहाँ आई जी और ये एस और एस प्लस जी, ये 5 नहीं समझना है, क्या है, ये एस है। ठीक है, क्या है, ये एस, और ये क्या है आपका जी, और ये क्या है, आई है। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें याद करना है।
इसी पे आधारित क्या होंगे, सवाल होंगे। ठीक है, तो क्या है ये आई जी वगैरह क्या है, देखो अब मान लीजिए कि यहां से क्या हुआ, यहां से आई धारा प्रवाहित हुई, यहां से हम क्या कर रहे हैं, आई धारा जा रही है, इस तार में कौन सी धारा जा रही है, आई धारा जा रही है। ठीक है, ये जो तार है यहां से, इसमें कौन सी धारा जा रही है, आई धारा जा रही है। बिंदु ए पर पहुंचते ही ये धारा दो भागों में बंट जाएगी, जो धारा इधर जाएगी वो कौन सी है, आई जी है। आई जी का मतलब धारामापी में होकर गुजरने वाली धारा, क्योंकि जी का मतलब गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है धारामापी, तो धारामापी में होकर गुजरने वाली जो धारा है वो आई जी है। और ऊपर कौन सी धारा बचेगी, टोटल धारा कितनी जा रही थी, आई, उसमें से आई जी धारा घट गई, क्योंकि इधर कितनी धारा चली गई, टोटल धारा कितनी थी आपकी, आई थी, उसमें से आई जी धारा घट गई, तो बची हुई यही धारा है, आई में से आई जी गया, तो इस धारा को हम क्या कहते हैं, आई एस कहते हैं। एस का मतलब संट में होकर जाने वाली धारा, यानी कि आई एस है संट में होकर जाने वाली धारा। तो ऊपर को धारा कौन सी जा रही है, आई एस, जो कि संट में होकर जाने वाली धारा है, और इधर जो धारा जा रही है वो क्या है, आई जी है, जो कि गैल्वेनोमीटर में होकर जा रही है। तो आई माइनस आई जी हो गया, आई जी धारामापी में होकर जाने वाली धारा, आई एस संट में होकर जाने वाली धारा, और आई क्या है, जो टोटल धारा है वो धारा है। ठीक है, चलिए तो यहां पे भी वही लिखा है, आई जी क्या है, धारामापी में बहने वाली धारा, धारामापी में कितनी धारा बह रही है, एस संट का प्रतिरोध है, एस जो है यहाँ पर जो एस है वो क्या है, संट का प्रतिरोध है, जी जो है वो धारामापी का प्रतिरोध है, और आई जो है वो है कुल बहने वाली धारा। तो यहाँ पे चार चीजें हैं सूत्र में, आई जी धारामापी में बहने वाली धारा है, एस का मान संट का प्रतिरोध है, और जी जो है धारामापी का प्रतिरोध है, और आई जो है वो क्या है, कुल बहने वाली धारा है। इसको क्या है आप नोट करें और याद करें। तो फिर क्या है, हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं कि इसका यूज क्या किया जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल लिया है हमने, अभी जो हमने सूत्र पढ़ा था उस पे आधारित क्या करेंगे, हम एक न्यूमेरिकल जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल जो है ये दिया गया है कि एक धारामापी में प्रति मिली एम्पियर के लिए 10 अंशों का विक्षेप आता है, यानी एक धारामापी है, उस धारामापी में अगर 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर कितने अंशों का विक्षेप आता है, 10 अंशों का विक्षेप आता है। मैं आपको समझाता हूं कि अंश का मतलब क्या है। जो ये धारामापी होता है इसमें क्या होती है, इस तरीके से सुई होती है, और यहाँ पर क्या बने होते हैं, इस पर खाने बने होते हैं, इस पर क्या बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके क्या बने हुए हैं, खाने बने होते हैं, यूं करके बराबर बराबर दूरी पे ऐसे ऐसे करके क्या है बने हुए हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि प्रति मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, इसमें 10 अंशों का विक्षेप आता है, अर्थात ये जो पैमाना है ये कितने आगे बढ़ जाता है, 10, कितने आगे बढ़ जाता है, 10 अंशों का विक्षेप बढ़ जाता है अगर इसमें 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो। ठीक है, चलिए धारामापी का आंतरिक प्रतिरोध 60 ओम है, और यदि 2.5 ओम का संट इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तथा धारामापी के स्केल पर कुल 50 अंश हैं, इस पर जो कुल अंश हैं वो कितने हैं, 50 हैं। ये आपके कितने हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके क्या है इस पे और आगे की तरफ जो है और भी इस पे क्या है बड़े हुए हैं। ठीक है, कितने अंश हैं टोटल मिलाकर के, उस पे 50 अंश जो हैं बने हुए हैं। तो यह स्केल पर कुल 50 अंश हैं, तो अधिकतम धारा बताइए जो ये धारामापी पढ़ सकता है। देखो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि ये धारामापी है, अगर मान लीजिए क्या है ये एमीटर है हमारा, तो क्या कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अनलिमिटेड धारामाप को जो है पढ़ सकता है, ऐसा तो है नहीं ना, कुछ लिमिट होती है हर चीज की कि ये इतनी तक नाप सकता है, ये इतने तक नाप सकता है। तो ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा है, एक ऐसा है जिसमें क्या होता है 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दीजिए तो उसमें 10 अंशों का विक्षेप आ जाता है, और अगर मान लीजिए कि उसके हमने समांतर क्रम में संट डाल दिया तो संट डालने के बाद वो कितनी धारा की माप कर सकता है ये बताइए। ठीक है, तो चलिए इसमें से पहले हम सवाल करने से पहले इसमें छांटते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं और क्या क्या चीजें नहीं दी गई हैं। ठीक है, समझ में तो आता है ना, आता है तो बताइए, और नहीं आता है तो भी बताइए। ठीक है, और वरना तो ऐसे पड़ेगा मुक्का। ठीक है, स्केल पर कुल 50 अंश हैं, तो वह अधिकतम धारा बताइए जो क्या है यह धारामापी पढ़ सकता है इस तरीके से। ठीक है, ओके, चलो छांटते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं इसमें। चलो ओ दी गई है क्या, सबसे पहली बात तो कि इसमें क्या है 10 अंशों का विक्षेप आता है ऐसा दिया गया है, और इस पर टोटल जो अक्षर हैं कितने बने हुए हैं, 50 बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम ये प्राप्त करते हैं आई जी क्या होती है, वो होती है आई जी क्या है, आई जी है धारामापी में होकर बहने वाली धारा, यानी कुल धारा कितनी बह सकती है धारामापी में, तो कितनी बह सकती है, इसमें कुल खाने कितने हैं 50 हैं, और 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितने का विक्षेप हो जाता है 10 का, तो
इसमें कितनी धारा बह सकती है ज्यादा से ज्यादा 5 मिली 10 पंजे 50 5 मिली एम्पियर बह सकती है। क्यों? क्योंकि 1 मिली एम्पियर पे ये कितना बढ़ जाएगा 10, 2 मिली एम्पियर पे कितना बढ़ जाएगा 20, 3 पे 30 और 4 पे 40 और 5 पे 50 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 मिली एम्पियर पे 10 बढ़ता है तो 50 टोटल खाने हैं। तो कितनी धारा बह सकती है ज्यादा से ज्यादा इसमें अभी अभी IG बराबर 5 मिली एम्पियर बह सकती है धारा मापी में होकर। लेकिन अभी हम इसे अमीटर में चेंज कर रहे हैं, इसमें शंट लगा के फिर पता करेंगे कि इसमें कितनी धारा बह सकती है। ये सवाल था हमारा। तो IG बराबर कितना हो गया आपका 5 मिली एम्पियर हो गया। कितना हो गया 5 मिली एम्पियर। आगे दिया है धारा मापी का आंतरिक प्रतिरोध। धारा मापी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो जी किसे दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं। जी बराबर कितना है 60 ओम है। कितना 60 ओम। फिर आगे कह रहा है कि उसमें 2.5 ओम का शंट इसके समांतर क्रम में, यानी एस बराबर शंट का प्रतिरोध 2.5 ओम दिया है। तो धारा मापी के स्केल पर कुल 50 अंक है, हमारा खत्म। तो पूछ क्या रहा है फिर आपसे, आई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे कि उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है। चौथी बची हुई चीज ही तो पूछेगा, या फिर पहले ये पता कर लो क्या पूछ रहा है तो वो चीज है, नहीं तो फिर ये पता चल बाद में चली जाएगा क्या नहीं है। तब कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करें, हम जानते हैं IG बराबर क्या होता है S बट्टे S प्लस जी, यही पढ़ा था। और इधर क्या था आपका I था। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए, इस सूत्र का क्या कर लें, सूत्र का प्रयोग करके, इस सूत्र का हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। करने पर इस सूत्र का प्रयोग करें, ऐसे लिखे पेपर में, ठीक है। तो लिखेंगे तो क्या है अच्छा रहता है, इस सूत्र का उपयोग कर ले या निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करने पर। तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो समझ गए आप। IG बराबर S का वैल्यू कितना है 2.5 है। S का वैल्यू कितना 2.5, यहाँ पे भी कितना 2.5 और प्लस इसमें कितना और जोड़ा जाना है, G का वैल्यू कितना है यहाँ पर 60 है। और I आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। और इस IG का वैल्यू कितना निकाल के लाए थे आप, 5 मिली एम्पियर निकाल के लाए थे। 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। क्यों? क्योंकि ये मिली एम्पियर में है और मिली को आप चेंज कर दीजिएगा तो 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर हो गया। हो गया ओके। आगे बढ़िएगा। अब क्या करें, ये हुआ आपका 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 बराबर 2.5 और नीचे क्या हो गया 60 और 2.5 कितना हो गया 62.5 हो गया। कितना हो गया 62.5 और 62.5 का कितना 5 में गुणा कर लेते हैं हम, ठीक है। और ये क्या है आपका I। तो 62.5 तो ऊपर चला जाएगा और 2.5 कहाँ आ जाएगा नीचे। या फिर एक काम कर लो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ऊपर 25 हो गया, नीचे कितना हो गया 625 और 25 और 25 कितने होते हैं 625 होते हैं। 25 कितने होते हैं 625, ठीक है। अरे होते हैं 25 और 25 पंजे 125, ठीक है। काट दो इसको, चलो। तो 25 कितने हो जाएंगे यहाँ पर। आप इसको क्या है आप सॉल्व करो, फिर कितना पाएंगे यहाँ पे बताइए, कितना पाएंगे यहाँ पे। 25 हो गया, कितनी बार कट गया 25 बार। आगे आओ, तो अब यहाँ पे कितना रह गया 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और बराबर I और नीचे कितना रह गया जी आपका 25। 25 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो आप क्या पाएंगे यहाँ पर 25 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और ये बराबर किसके हो गया I के। मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं I बराबर 25 गुणा 5 125 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और इस 10 की पावर माइनस 3 को अगर आप हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 125 मिली एम्पियर। कितना हो गया ये 125 मिली एम्पियर। तो वो जो धारा मापी है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी धारा माप सकता है 125 मिली एम्पियर धारा माप सकता है। कब, जब उसमें 2.5 ओम का शंट लगा देंगे। और बिना शंट के कितनी माप पा रहा था वो, केवल 5 मिली एम्पियर, ठीक है। शंट लगाने पे क्या हो गया, वो कितनी माप सकता है 125 मिली एम्पियर की धारा को माप सकता है। तो इस तरीके से शंट लगाने से क्या है उसका मान बढ़ जाता है कि वो अब कितनी धारा माप सकता है। तो इस तरीके का सवाल आने की संभावना रहती है कि वो इतना माप सकता है तो शंट का प्रतिरोध बता दीजिए, या फिर वो कितनी धारा माप सकता है ये बता दीजिए, या फिर उस पर कितने खाने हैं ये बता दीजिए। ऐसे करके क्या है 3-4 तरीके से सवाल होंगे जिसपे हम बात करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल समझने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ 4 चीजों में से एक चीज पूछेगा कि कितनी धारा माप सकता है, या पहले कहेगा कि इसमें एक पर इतना विक्षेप होता है एक इतनी धारा पर और ये इतनी धारा को माप सकता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध इतना है। तो ये बताइए कि इसमें शंट जो लगाया गया है वो कितने का लगाया गया है। या फिर पूछ लेगा कि इसको ये अभी इतनी माप सकता है, अब हम इस पे इतनी धारा मपवाना चाह रहे हैं तो ये बताइए कि उसमें कितने प्रतिरोध का शंट लगाएं। तो आप S का वैल्यू निकालिए, I और IG के वैल्यू क्या होंगे वहां पर दिए गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या है आप करेंगे, इसको क्या करिएगा नोट कीजिए।
अभी दूसरा न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे लेकर रखा है। दूसरा क्या है, वो कह रहा है कि यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले संटित गैल्वेनोमीटर से होकर कुल धारा का 1% ही प्रवाहित होता है तो संट का प्रतिरोध निकालिए। यानी कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका जो आंतरिक प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का वो 99 ओम है। अब उस 99 ओम वाले प्रतिरोध में से जो धारा बहती है वो कुल धारा का केवल कितना बहती है, 1% ही बहती है। यानी टोटल धारा का केवल 1% ही उसमें बहता है, बाकी सब कहां होके बहता है, संट में होके बहता है। तो संट का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए छांटते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें। यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले संटित गैल्वेनोमीटर में कितना ओम का प्रतिरोध, ये किसका क्या है, ये आपका जो आपको गिवन है, क्या क्या चीजें दी गई हैं इसमें। सबसे पहले तो आपको 99 ओम प्रतिरोध वाले संटित गैल्वेनोमीटर, यानी ये संट का, किसका, संट का नहीं है, गैल्वेनोमीटर है ये, किसका प्रतिरोध है 99 ओम, गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि संट का प्रतिरोध कैसा होगा, काफी कम होगा। तो ये किसका है, ये हो गया आपका जी का वैल्यू, जी बराबर कितना 99 ओम। पढ़ के देखें एक बार, यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले संटित गैल्वेनोमीटर में से होकर, ठीक है, कितना, यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले संटित गैल्वेनोमीटर, तो ये किसका है, गैल्वेनोमीटर का है, संट का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो तो ये कह रहा है संटित गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि उस गैल्वेनोमीटर में क्या लगी हुई है, संट लगी हुई है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से होकर कुल धारा का 1% ही प्रवाहित होता है। यानी कुल धारा का कितना भाग प्रवाहित होता है उसमें, 1%। यानी कि उसमें जो धारा होती है आई जी, किसमें, गैल्वेनोमीटर में से होकर, वो क्या होती है, कुल धारा का केवल कितना बहती है, 1% बहती है। यानी कि ये आई बट्टे कितना, यहाँ पर आपका जो परसेंट अगर आप निकालेंगे तो कितना परसेंट बहती है, केवल और केवल 1% बहती है। और जब 1% बहती है तो इसका मतलब उसमें से कितना हिस्सा बहता है, उसका केवल एक हिस्सा बहता है। आई जी में आई का 100 में से कितना हिस्सा बहता है, केवल एक हिस्सा बहता है, इसलिए खाली एक आई है। अगर 2% बहता तो 2 आई बट्टे 2 करते, और अगर 3% बहता तो 3 आई बट्टे 100 करते। तो केवल एक ही हिस्सा उसमें होकर बहता है। आई जी यानी कि जो गैल्वेनोमीटर में होकर जाने वाली धारा है वो आई का क्या होती है, केवल 1% है, एक ही हिस्सा है आई जी। तब यहां पर क्या है, आपके लिए क्या पता करना है, आपको पता करना है ये आपका एस का वैल्यू, कि एस बराबर क्या होगा। ओके, यानी कि संट का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, संट का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना है पेपर में। ठीक है, और भी बेहतरीन, अच्छा, सुंदर लेख और साफ तरीके से करना है। ठीक है, संट का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तब एमीटर वाला जो सूत्र था उससे करेंगे, एमीटर वाले सूत्र का प्रयोग करते हुए, एमीटर वाले सूत्र का प्रयोग करते हुए एमीटर वाले सूत्र का क्या है, प्रयोग करेंगे। उसका प्रयोग करते हुए हम यहां कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या करें यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सूत्र लगाते हैं। आई जी बराबर यहाँ होता है एस, यहाँ एस प्लस जी, और यहाँ पे होता है क्या, आई। ओके, आई जी का वैल्यू क्या था, आई बट्टे 100 था, ये क्या था, आई बट्टे 100। एस का वैल्यू तो आपको फाइंड ही करना है, एस प्लस जी का वैल्यू कितना, 99 था, जी का वैल्यू 99, और यहाँ पे कितना हो गया आपका आई। आई तो आई रहेगा क्योंकि उसका वैल्यू दिया नहीं है। यहाँ पे आई जी का वैल्यू आई बट्टे 100 था, आई से आई कट गया, यहाँ कितना रह गया, 1 बट्टे 100 बराबर यहाँ पर एस बट्टे एस प्लस 99। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसे इधर भेज दें, इधर से इधर भेज दें। चलो, जब इसे इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा s प्लस 99 बराबर ये हो जाएगा आपका 100 और s। ठीक है, अब इस s को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो गया, 99 बराबर ये कितना, 100s माइनस कितना s, 99 बराबर कितना, वही 99s बचा, s बराबर कितना 99 बट्टे 99, और 99 में 99 का भाग करिएगा तो s बराबर कितना हो गया, 1। तो इसमें क्या है, जो संट का प्रतिरोध जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1 निकल के आया, एकांक निकल के आया। ठीक है, अब कितना प्रतिरोध निकल के आया, उसका 1, और प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम होता है। तो संट का प्रतिरोध निकल के आया 1 ओम। लास्ट में आकर आप जरूर लिखें नीचे आके हिंदी में कि अतः उस धारामापी में लगे संट का प्रतिरोध 1 ओम है, 1 ओम होगा। ऐसे हिंदी में या कैसे भी लिखें आप, 1 ओम होगा। ओके,
इससे क्या होगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। स्टार बनाएं, आंसर लिखें, जो भी है ब्लैक पेन से लिखें, अंत में सभी के लिए लिखें। इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। टीचर यहां नजर डालता है 3 जगह पे, एक तो यहां पर क्वेश्चन में बंद कराएं, यहां पे नजर, दूसरी यहां पर, तीसरी यहां पर। बाकी कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया, गलत किया, सलत किया, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, अगर आपको गलत चीजों पे भी नंबर चाहिए, तो गलत चीजों को भी सही तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो गलत तरीके से भी, गलत चीजों को क्या है सही तरीके से लिखेंगे तो गलत पर भी क्या है हमें नंबर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, उसका कारण ये है क्योंकि आपने किया है स्टेप मार्किंग है, तो उसका जो पार्ट ठीक होगा उस पार्ट के नंबर मिलेंगे। कैलकुलेशन गलत है, आंसर गलत है, तो 1 नंबर या आधा नंबर या 2 नंबर कट के उसमें से आपको आधे नंबर जो है जरूर मिलने वाले हैं। तो पूरा करें उसको बिना किसी को छोड़े। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धारामापी के बारे में, क्योंकि गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का जो हमारा टॉपिक है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है धारामापी। तो यहाँ पर है हमारा चल कुंडली धारामापी, हमारा टॉपिक बना हुआ है कि चल कुंडली धारामापी है। और उसके बाद ये यूनिट 4 जो आपका था गतिमान आवेश व चुंबकत्व, उसका ये टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो धारामापी है वो क्या होता है। तो सबसे पहले बात यही की जाती है कि धारामापी है क्या, और जो हमारा टॉपिक है चल कुंडली धारामापी, यानी कि ये क्या होते हैं, इनमें जो कुंडली होती है वो चलती है, यानी कि चलने वाली कुंडली होती है, और वो क्या करती है धारा को मेजरमेंट करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं यहाँ पर चल कुंडली धारामापी कहते हैं। सबसे पहली बात यही है कि धारामापी होता क्या है। तो धारामापी क्या होता है, धारामापी एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ में धारा का संसूचन करता है। तो धारामापी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, हमें ये बताती है कि इस परिपथ में धारा है या फिर नहीं है। धारा को डिटेक्ट करती है, धारा का मापन नहीं करती, यानी कि धारा की जो माप है उसको सीधा एम्पियर वगैरह में नहीं देती है, बल्कि क्या करती है, सिर्फ धारामापी धारा का डिटेक्शन करता है, संसूचन करता है, पता लगाता है कि यहाँ पर धारा है या फिर नहीं है। ठीक है, तो धारामापी आप समझ गए हैं कि जो धारामापी होता है वो क्या होता है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी युक्ति है, यानी एक डिवाइस जो क्या करती है किसी भी सर्किट में, किसी परिपथ में विद्युत धारा का संसूचन करती है, डिटेक्शन करती है, पता लगाती है कि यहाँ पर धारा है या फिर नहीं है। सही है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिखा कि धारामापी वह उपकरण होता है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा का संसूचन करता है। तो यहाँ पर अब बात ये आती है कि जो धारामापी है, आपने देखा होगा कि जो धारामापी है उसे परिपथ में अगर लगाया जाता है कहीं पर तो जी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, जी, क्योंकि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या होता है, जी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जब आप व्हीटस्टोन सेतु वगैरह पढ़ रहे होंगे तब आपने ये देखा होगा कि वहां पर हमने पढ़ाया था कि यहाँ पर एक धारामापी लगा दिया जाता है जी। तो जो धारामापी जी है वो क्या करता है, यहाँ पर लगा हुआ होता है और वो धारा का संसूचन करता है कि इसमें धारा है या फिर नहीं है। अगर धारा है तो वो किधर की दिशा में है, इधर की दिशा में है या उधर की दिशा में है, 2 दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो धारा की दिशा और उसका संसूचन करता है, तो क्या कहलाएगा, वो धारामापी कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात आती है कि धारामापी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि धारामापी 2 प्रकार के होते हैं। तो धारामापी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है कीलकित कुंडली धारामापी और नंबर दूसरा होता है निलंबित कुंडली धारामापी। एक कौन सा होता है, कीलकित कुंडली धारामापी होता है, और दूसरा कौन सा होता है, निलंबित कुंडली धारामापी होता है। पहले वाला है और एक कौन सा है, दूसरा निलंबित कुंडली धारामापी है और पहले वाला। दोनों में अंतर क्या है, कीलकित कुंडली धारामापी में जो कुंडली होती है वो कीलों, यानी कि यहाँ पर चूल बने हुए होते हैं, कील होती हैं, उन कीलों के सहारे क्या होता है, यहाँ पे उन पे टिका रहता है। ठीक है, इस तरीके से। और जो निलंबित कुंडली धारामापी है इसमें क्या होता है, जो कुंडली है वो क्या होती है, निलंबित होती है, यानी सस्पेंडेड, लटकी हुई रहती है। क्या होती है, वो लटकी हुई रहती है। लटकी तो इसमें भी है लेकिन उसमें क्या होता है, दूसरे प्रकार से लटकी हुई रहती है। तो दोनों में क्या है, हम डिफरेंस भी समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक बात यह है कि चलो कुछ नहीं है, निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बात यह आई कि कीलकित कुंडली धारामापी। अब कीलकित कुंडली धारामापी क्या होता है, इस पे बात करने वाले हैं कि सबसे पहला जो धारामापी है वो कौन सा है, कीलकित कुंडली धारामापी है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि हम संरचना समझने वाले हैं कि ये कीलकित कुंडली जो धारामापी होता है इसकी संरचना क्या है, ये किस तरीके से होता है। तो इसमें बताया गया कि इसमें नरम लोहे की क्रोड के चारों ओर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई तांबे के पृथकृत तार के अनेकों फेरों वाली एक कुंडली होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक नरम लोहे की क्रोड होती है और उस क्रोड पर क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक फ्रेम लगा हुआ होता है और उसमें तांबे के पृथकृत तार से बनी हुई क्या होती है, एक कुंडली होती है। यानी कि नरम लोहे पर क्या है, तार लपेटा जाता है
और तार लपेट करके क्या है, तार कैसा है, पृथकृत है, उसमें जो तार लगे हुए हैं वो कैसे हैं, तार पृथकृत हैं, अलग अलग हैं। और वो पृथकृत तार जो अलग अलग हैं उनमें क्या कर दिया गया, एक कुंडली बनाई गई है, उसे एल्यूमिनियम के फ्रेम पर क्या है उसे जड़ दिया गया है, और ऐसी क्या होती है, इसके अंदर एक कुंडली होती है। तो पहली लाइन हमारी यही बता रही है कि इसमें नरम लोहे की करोड़ के चारों ओर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई तांबे के पृथकृत तारों के अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है। जो पृथकृत तार है उसके अनेकों फेरे लगा करके कुंडली बनाई जाती है, जो दो स्थायी चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखी होती है। वो जो कुंडली है वो क्या होती है, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में रखी होती है। एक ये चुंबकीय ध्रुव है, एक ये चुंबकीय ध्रुव है, यानी कि दो चुंबकों के बीच में क्या होती है, वो रखी रहती है। यानी एक ये वाला और एक ये वाला, दो चुंबक सिरे हैं, और इन चुंबक के बीच में क्या होती है, वो कुंडली, यहाँ चुंबक और यहाँ पर क्या होती है, कुंडली इस तरीके से लटकी हुई रहती है, लगी रहती है। ठीक है, एक कुंडली होती है, दो चुंबकों के बीच में क्या होती है, वो लटकी रहती है। यहां तक आप समझ गए हैं। ठीक है, फिर आगे जो दो स्थायी चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखी होती है, ये अवतलाकार चुंबक चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाते हैं। जो ये अवतलाकार, ये जो चुंबक है, ये कैसे कटे हुए हैं, अवतलाकार। अवतलाकार का मतलब है बिल्कुल ऐसे करके प्लेन नहीं है, उनका जो सिरा है वो कैसा है, प्लेन नहीं है, बल्कि अवतलाकार है, ऐसे करके यूं करके कटा हुआ है। कैसे है, तिरछी कटी हुई है, यूं, ऐसे समझ रहे हैं। एक तो सीधा प्लेन काट दो यूं करके, और एक ऐसा यूं करके अवतलाकार रूप में काट दो। यानी कि एक तो ऐसा है कि चुंबक बिल्कुल कैसा रखा हो, ऐसा रखा हो, या फिर ऐसे दूसरा अवतलाकार का मतलब है इस तरीके से रखा हो। किस तरीके से, इस तरीके से गड्ढादार कटा हुआ है, गोल गोल कटी हुई है, ऐसी करके क्या है, दो चुंबक रखी होती है ऐसे। ये अवतलाकार क्षेत्र है, इसके बीच में क्या होती है, यहाँ पर कुंडली जो है लटकाई हुई होती है, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लटकाई हुई होती है, कुंडली लटकाई हुई होती है। तो ये अवतलाकार जो चुंबक होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये अवतलाकार जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, ये क्या करते हैं, ये जो चुंबक हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाते हैं। ये क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाते हैं। यानी कि चुंबक जो होता है यों 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 ऐसे ऐसे करके क्या होता है, त्रिज्य बना हुआ होता है। कैसा होता है, त्रिज्य बना हुआ होता है, यों यों ऐसे ऐसे करके। ठीक है, कैसे करके बना होता है, ऐसे ऐसे करके क्या है, त्रिज्य बना होता है, तिरछा बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, तिरछा बना हुआ होता है। अच्छा चलिए, त्रिज्य बना हुआ होता है। फिर आगे बताते हैं, यहाँ पर यह कुंडली एक कमानी से जुड़ी होती है। ये जो कुंडली है यहाँ पे जो लटकाई हुई है, वो क्या होती है, कमानी से। आपका जो कीलकित कुंडली धारामापी है, उसका चित्र जो है वो कहाँ पे दिखाया हुआ है, सामने चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम के फ्रेम पे क्या है, नरम लोहे की करोड़ अंदर है, उस पे क्या है, एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा के, यानी कि कुंडली इसके बीचों बीच में लटकाई है। एन एस ध्रुव खंडों वाला क्या है, ये चुंबक लगा हुआ है, और नीचे की तरफ क्या है, ये स्प्रिंग यानी कि कमानी लगी हुई है। स्प्रिंग यानी कि कमानी लगी हुई है। क्यों लगी हुई है कमानी, वो भी हम बताएंगे। ये कमानी इसके अंदर क्या है, लगी होती है। यह कुंडली एक कमानी से जुड़ी होती है, तथा कुंडली से एक संकेतक भी जुड़ा होता है। कुंडली से क्या है, एक नीचे कमानी लगी हुई है, और कुंडली से क्या जुड़ा हुआ है, एक संकेतक भी जुड़ा हुआ होता है। ये कुंडली अगर ये है, तो इस तरीके से ये जो आपका पेन जो दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे करके चलने वाला, ये क्या है, संकेतक है। ये सेम टू सेम इस तरीके से, जैसे मोटरसाइकिल की गाड़ी में जो मीटर होता है, उस मीटर में जो सुई लगी होती है, वो पॉइंटर जो होता है, सुई जो होती है यूं ऐसे करके मीटर पे चलती है, वो क्या है, संकेतक है, पॉइंटर है। तो ऐसा इसमें लगा होता है। ठीक है, धारामापी जो है आप कहां पे देखेंगे, धारामापी तो नहीं दिखाई देगा, एमीटर दिखाई देगा। तो धारामापी ही एमीटर होता है, बस बात यह है उसे चेंज किया जाता है, उसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जहां समर आपकी है, समर का जो स्टार्टर है, वहां पर दो बोर्ड लगे हुए होंगे। तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि उसमें जो दो बने हुए हैं मोटरसाइकिल वाले जैसे, तो उसमें जो पॉइंटर लगा हुआ है, सुई जो लगी हुई है, वो क्या है, संकेतक है। तो ऐसा करके इसमें क्या है, संकेतक जुड़ा होता है, जिससे कुंडली से एक संकेतक भी जुड़ा होता है। ठीक है, तथा कुंडली से क्या है, एक संकेतक भी जुड़ा होता है, जो कुंडली के घूमने के साथ साथ, जो क्या होता है, कुंडली के घूमने के साथ साथ एक अर्धवृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। जैसे जैसे कुंडली घूमती है, वैसे वैसे क्या होता है, वो अर्धवृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। जैसे मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाने पे वो जो घूमता है मीटर ऐसे करके स्वयं अर्धवृत्ताकार पे घूमता है, वैसे क्या है, ये भी घूमता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घूमने के साथ साथ एक अर्धवृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। स्केल पर अंश समान दूरियों पे बनाए जाते हैं। जो स्केल है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये चित्र जो आपके सामने है, इस पे क्या है, ये स्केल है, वैसा ही स्केल यहाँ पे बनाया गया है। और स्केल पर क्या होते हैं, जो चिन्ह है वो समान दूरियों पे बनाए गए हैं, बिल्कुल समान दूरियों पे बनाए जाते हैं। तथा शून्यांक स्केल के केंद्र पर होता है, और जो शून्यांक होता है वो कहां पर होता है, बिल्कुल बीचों बीच में होता है। यानी कि ऐसा है कि इसमें अगर धारा इधर की दिशा में प्रवाहित होगी तो ये इधर को हो जाएगा, और अगर उसकी विपरीत दिशा में होगी तो इसका पॉइंटर जो है वो इधर की दिशा में चलेगा। यानी कि आगे भी हो सकता है और पीछे भी। यानी कि धारा की जब दिशा बदलती है तो ये एक बार तो इधर घूम सकता है, यानी कि ऐसे करके है, अगर धारा इधर की दिशा में इधर तो इधर हो जाएगा, और अगर इधर है तो इधर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे क्या है, शून्य है, और इस शून्य से इधर भी हो सकता है, और ऐसे करके इधर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये अर्धवृत्ताकार पैमाने पर बीच में रहता है, यूं होगा, इधर दिशा में है, और अगर इसके विपरीत दिशा में धारा है तो इधर हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है,
ऐसे हो सकता है यहाँ पे। तो अर्धवृत्ताकार पैमाने पे घूमता है, स्केल पर अंक समान दूरियों पे बनाए जाते हैं तथा शून्यांक स्केल के केंद्र पर होता है। शून्य का जो अंक है वो स्केल के केंद्र पे होता है। और कील के कुंडली में जो धारामापी की संरचना है वो हमारे चित्र में दिखाई गई है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चित्र दिखा दिया है। आप इसे क्या है पॉज करके नोट करें। ठीक है, क्या कर लें, पॉज करके नोट कर लेते हैं। अभी हाँ, ये स्प्रिंग की बात कर रहे थे कि ये स्प्रिंग क्यों लगाया गया है यहाँ पे। ये स्प्रिंग, ये चित्र भी बनाना है आपके लिए, चित्र भी बनाना होगा वहां पे अपनी कॉपी में, नोट्स में नोट करें कॉपी में। ये स्प्रिंग इसलिए लगाया क्योंकि जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कुंडली होकर के घूम जाएगी। अब ये कुंडली जब ऐसे करके घूम जाएगी तो इसका मतलब है कि अगर इसमें स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो ये पूरी की पूरी घूम जाएगी, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो स्प्रिंग क्या करती है, अगर इस पर कम ताकत लगाएंगे तो स्प्रिंग जो है ज्यादा नहीं घूमने देगी। अगर ज्यादा तेजी से अगर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ज्यादा बल उत्पन्न होगा, जिससे स्प्रिंग को और भी ज्यादा दबाएगा। तो उसी हिसाब से क्या है, कुंडली ऐसे ऐसे करके यो यो करके घूमती है, क्योंकि स्प्रिंग उसे क्या है रोके रखती है, नहीं तो एक बार में पूरा विक्षेप दे देगी। ऐसे करके सुई यूं हट जाएगी, चाहे बिजली कितनी भी प्रवाहित करो। तो जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर क्या होता है, वहां पर उसमें बल आघूर्ण का मान बढ़ता है। और बल आघूर्ण बढ़ने से क्या है, कुंडली जो है स्प्रिंग पे दबाव बनाती है और स्प्रिंग उतनी ही दबती है जिस हिसाब से क्या है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां तक किया आपने। अभी हमारे सामने दूसरा टॉपिक है चल कुंडली धारामापी का। दूसरा वाला जो निलंबित कुंडली धारामापी होता है, दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, निलंबित कुंडली धारामापी। तो ये जो निलंबित कुंडली धारामापी है ये क्या है और किस तरीके से कार्य करता है, इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, निलंबित कुंडली धारामापी और जो आपका कील की कुंडली धारामापी है, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, कोई ज्यादा बड़ा इसमें अंतर नहीं है, बस बारीक सा अंतर है, उसे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए सिद्धांत की बात करते हैं। दोनों ही जो है वो क्या है, इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो सिद्धांत क्या है निलंबित कुंडली धारामापी का, कि चल कुंडली या निलंबित कुंडली यानी कोई भी हो दोनों में से। तो निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत यह है कि जब किसी कुंडली को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है जो कि कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। आप चाहें तो पॉज करके पहले ही नोट कर लें इसको। ठीक है, चलिए। तो यहां पर जो कुंडली घुमाने का क्या है प्रयास करता है, जो कुंडली को क्या करता है घुमाने का प्रयास करता है। तो क्या कहा हमने, कहा कि यह कुंडली है हमारे पास, कोई तांबे के पृथक तारों की बनी हुई एक कुंडली है और उस कुंडली को हमने किस में रख दिया, एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। और जब इसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं और इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर क्या होता है, एक बलयुग्म लगता है। मान लो ये कुंडली है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो एक बल तो होगा जो आपकी तरफ खींचेगा और एक बल होगा इस कोने पे लगा हुआ जो मेरी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये कुंडली जो है ऐसे करके घूमेगी, यानी कि इस तरीके से घूम जाएगी। अगर बलयुग्म लगेगा तो क्या है, वो इस तरीके से घुमाने का प्रयास करेगा। तो सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पर अगर किसी कुंडली में हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख के विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है जो क्या करता है, कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। तो इसे इसी प्रकार इसे मापा जाता है कि इस कुंडली में प्रवाहित की जाती है धारा। अगर हमें धारा का संसूचन करना है तो इस कुंडली में क्या प्रवाहित की जाएगी, धारा। और जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये कुंडली क्या करेगी, घूमेगी। और जब ये कुंडली घूमती है तो इस कुंडली से क्या जोड़ दिया जाता है, वो पॉइंटर जोड़ दिया जाता है। ऐसे करके मान लो ये मेरा हाथ कुंडली है और इससे क्या लगी हुई है, सुई। अगर मैं हाथ को यूं घुमा दूं तो ये कुंडली यूं घूम जाएगी ना, ये कुंडली ऐसे करके पॉइंटर लगा हुआ है, सुई लगी हुई है और ये क्या है, कुंडली। और जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, फिर यहाँ पे ही ऊपर पे घूम जाएगी। तो इसका मतलब ये जो लाइन थी, ये जो आपका पॉइंटर है इधर से घूम के इधर हो गया। ऐसे ही क्या करते हैं, धारा को हम माप लेते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है कि तो उस पर क्या है, बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है जो कुंडली को क्या करता है, घुमाने का प्रयास करता है। कुंडली यानी घूमती है, और जब कुंडली घूमती है तो हम ये पता कर लेते हैं कि विद्युत धारा है। और विद्युत धारा कितनी है, किधर दिशा में है, उसका संसूचन किसके द्वारा कर लेते हैं, जो चीज वहां पे हमें संसूचन करने के लिए दी गई होती है उसके द्वारा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं संरचना की, कि इसकी संरचना क्या है। तो इसकी संरचना है कि निलंबित कुंडली धारामापी में एक आयताकार कुंडली होती है। निलंबित कुंडली धारामापी में भी क्या होता है, एक आयताकार कुंडली होती है जो दो स्थायी ध्रुव खंडों के मध्य लटकी होती है। जो क्या है, दो स्थायी ध्रुव खंड है चुंबक के। ठीक है, क्या है, चुंबक के दो स्थायी ध्रुव खंड है, एक ये दो हाथ ऐसे करके इधर एक इधर क्या है चुंबक लगे हैं, इनके बीच में क्या है वो लटकी हुई रहती है। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, वो कुंडली जो है वो लटकी हुई रहती है, जो कि तांबे के पृथक तार के अनेकों फेरे लपेटकर बनाई जाती है। कुंडली कैसे बनाई जाती है, नरम लोहे पर क्या होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम जो होता है उस पर बहुत सारे पृथक तार के, तांबे का जो पृथक तार है, पृथक तार का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें पॉलिश हो रही है, यानी कि उसके दो तारों में विद्युत धारा का आपस में चिपटा के भी लगा दें ऊपर के तारों को तो भी उनपे क्या है, कनेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उनपे पेंट हो रही है। वो तार कैसे हैं, पृथक तार हैं। ठीक है,
तो पृथक तारों की बनाई हुई क्या होती है, एक कुंडली होती है। क्या होती है, एक कुंडली होती है, जो कि क्या होती है, दो स्थायी ध्रुवखंडों के मध्य में लटकी हुई रहती है। ठीक है, यह कुंडली फास्फर ब्रांच के एक पतले तार के द्वारा लटकी होती है। ये जो कुंडली है ये क्या होती है, फास्फर ब्रांच का एक पतला तार होता है, उसके द्वारा लटकी हुई रहती है। चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ये तार पे क्या है, ऐसे करके ये कुंडली, इनके बीच में क्या है, फास्फर ब्रांच का एक तार है, उस तार से पतला सा तार है, उससे लटका दी गई है तथा इसका एक सिरा ऐंठन युक्त स्प्रिंग से जुड़ा होता है, और इसका जो एक सिरा है वो क्या होता है, ऐंठन युक्त स्प्रिंग से, यानी नीचे क्या है, तार है थोड़ा सा, फिर क्या है, ऐंठन वाली एक छोटी सी हल्की सी बहुत मामूली जो बलून से घूम जाए ऐसी स्प्रिंग से क्या है, इसको जोड़ दिया जाता है। ऐंठन युक्त किससे जोड़ दिया गया, इस स्प्रिंग से जोड़ दिया गया। कुंडली के लटकने वाले तार पर कुंडली से थोड़ा ऊपर एक समतल दर्पण का टुकड़ा लगा होता है। कुंडली को जो तार जो कुंडली को लटका रहा है, जिस तार पे कुंडली हमारी लटकी हुई है, उससे यानी कुंडली से थोड़ा सा ऊपर ही क्या लगा होता है, इस पे एक समतल दर्पण का टुकड़ा लगा होता है। समतल दर्पण का टुकड़ा मतलब शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उसका एक छोटा सा क्या लगा होता है, गोल टुकड़ा लगा दिया जाता है। ठीक है, उस पे लटका हुआ है वो टुकड़ा। ठीक है, और समतल दर्पण का टुकड़ा लगा होता है। स्केल व लैंप की सहायता से विक्षेप को पढ़ा जाता है, और स्केल चाहिए हमें इसके लिए पढ़ने के लिए, और क्या चाहिए, एक लैंप चाहिए। लैंप का मतलब बल्ब हो सकता है, क्या हो सकता है, बल्ब, टॉर्च, वहां पे जो भी है मोमबत्ती है, उसके द्वारा क्या है, उसे हम पढ़ा जाता है। जो विक्षेप है लैंप और किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से पढ़ा जाता है। बात करते हैं कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे समझा जाएगा। तो देखो अब इस पे क्या लगा हुआ है, समतल दर्पण, क्या लगा हुआ है, समतल दर्पण। अब जब इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये कुंडली घूमेगी, कुंडली घूमेगी तो तार भी घूमेगा कुंडली के साथ, और साथ ही जब तार पे क्या लगा हुआ है, समतल दर्पण, तो वो दर्पण भी क्या होगा, घूमेगा, समतल दर्पण भी घूमेगा। अब हमारे पास है वहां पर लाइट, यानी कि लैंप, लैंप का मतलब बल्ब जल रहा है वहां पे, या फिर क्या है, हमने टॉर्च मार दी, या फिर क्या है, जो मोमबत्ती वगैरह है वो जला रखी है, अंधेरा कमरा है। अब एक चीज तो आप जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है उस पर अगर प्रकाश डाला जाए तो वो परावर्तित होता है, तो उससे क्या बनता है, जिसे हमारी भाषा में क्या कहते हैं, चौंध मारना कहते हैं, चौंध मारता है। ठीक है, आईना यूं लिया और छत से अपनी से क्या है, यूं करके किसी को क्या है, चौंध मार दिया किसी के, तो वही सिस्टम है कि ऐसे करके मार रहे हैं, चौंध क्या कर रहे हैं, चौंध मार रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम शीशा को ऐसे करके, मान लो इधर से आपके घर की तरफ से क्या है, सूरज निकल रहा है, मैं आपकी तरफ क्या है, चौंध मार रहा हूँ। ठीक है, तो मैं शीशा को अगर ऐसे ऐसे करके यूं करके घुमाऊंगा, यूं करके घुमाऊंगा, तो वहां पे जो चौंध मारता है उसका जो प्रकाश जो इससे परावर्तित होकर जाएगा शीशा से, वो भी क्या होगा, घूमेगा ऐसे करके। यानी कि मैं अपने हाथ को यूं करके घुमाऊंगा ऐसे ऐसे करके, आईने शीशा घूमेगा तो वहां पे चौंध भी घूमेगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो कुंडली है वो जब घूमेगी तो यहाँ पर क्या होगा, समतल दर्पण भी घूमेगा। जब समतल दर्पण घूमेगा तो समतल दर्पण से टकरा के आने वाला जो प्रकाश है, क्योंकि टुकड़ा बहुत छोटा है, उससे प्रकाश जो टकरा के जाता है उधर, वो छोटी सी बिंदी के रूप में जाता है। अब वो छोटी सी बिंदी भी क्या होगी, ऐसे करके घूमेगी, और सामने हमने क्या लगा रखा है, एक पैमाना लगा रखा है, स्केल लगा रखा है। तो स्केल और लैंप की सहायता से क्या है, हम ये पढ़ लेते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं। अभी जब हमने लैंप जलाई तो हमारा जो बिंदु है, जो हमारा चौंध वहां पे जो मार रहा था, जो प्रकाश की बिंदी थी वो क्या थी, बीच में थी। अब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो बिंदी क्या है, सरक के इधर चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि यहाँ पे विद्युत धारा है। अब मान लीजिए कि हमने और तेज विद्युत धारा प्रवाहित की तो वो और भी ज्यादा बल लगेगा इस कुंडली में, और भी ज्यादा घूम जाएगी, तो वहां पे जो चौंध होगा वो क्या होगा, और भी ज्यादा इधर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित कर देंगे तो इधर की दिशा में चौंध मारेगा। इस तरीके से क्या होता है, इस विक्षेप को पढ़ा जाता है। और ये था आपका कौन सा, निलंबित कुंडली धारामापी। अब दोनों में अंतर क्या है, पहले वाले में सुई लगी होती थी यूं करके, ठीक है, वो घूमती थी। दूसरे वाले में क्या लगा हुआ है, वहां पे शीशा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, शीशा। और वो शीशा जो लगा हुआ है ना, वही क्या है, वहां पे क्या करता है, वो आपके लिए चौंध को मारने का काम करता है। ठीक है, और चौंध मारता है यानी कि उसमें से लाइट जाती है, जो बिंदी बन रही है प्रकाश की, उसको विक्षेप होता है, उससे उसे पढ़ लिया जाता है। दोनों में यही अंतर है। तो ये निलंबित कुंडली धारामापी है, वो कौन सा था आपका, कीलकित कुंडली धारामापी था। आगे के जो कार्यक्रम है इसमें धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण है। तो वोल्टमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जो दो बिंदुओं के मध्य क्या करती है, विभवांतर की माप सीधे वोल्टेज में देती है। तो जैसा मैंने बताया था कि वोल्टमीटर होता है और एक क्या होता है, एमीटर होता है। तो जिसमें V बना होता है वो क्या है, वोल्टमीटर है। और वोल्टमीटर के जो लिए जो है ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, IG बराबर V/RG। तो यहाँ IG क्या है, धारामापी में बहने वाली धारा, R शंट का प्रतिरोध, G धारामापी का प्रतिरोध है। ये सारी चीजें हैं। तो अब क्या है, इसमें से जो न्यूमेरिकल होगा आप मॉडल से कर लें। अभी समय अभाव के कारण क्या है, वीडियो को यहीं पे पॉज करना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है। ठीक है।